हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित आनंद मिश्रा अपने चैनल फिजिकल साइंस बाय एएम में आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग कर रहे हैं क्लास 11th एनसीईआरटी यूनिट 1 का न्यूमेरिकल, जिसमें हमने प्रीवियस क्लास में कुछ न्यूमेरिकल्स किया था। आज उन्हीं से आगे जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको एक एक करते हैं। तो अगला न्यूमेरिकल है, आप लोग देखिएगा। न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन पे मेंशन हो रहा है। किसी पुस्तक में जिसमें छपाई की अनेक त्रुटियां हैं, आवर्त गति कर रहे किसी कण के विस्थापन के 4 भिन्न सूत्र दिए गए हैं, और चारों ये सूत्र आपको जो दिख रहे हैं ये दिए गए हैं। पूछ रहा है जिसमें ए जो है वो कण का अधिकतम विस्थापन है, बी जो है वो कण की चाल है, टी जो है वो गति का आवर्तकाल है। तो विमीय आधारों पर गलत सूत्रों को निकालिए। तो ध्यान दीजिए क्या क्या दिया गया है। पहला सूत्र दिया गया है y इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई टी बाई टी। एक सूत्र ये दिया गया है। एक सूत्र दिया गया है y बराबर ए साइन बी इंटू टी। एक सूत्र ये दिया गया है। एक सूत्र ये दिया गया है y बराबर ए बाई टी साइन टी बाई ए। और एक सूत्र ये दिया गया है y इज इक्वल टू ए बाई रूट 2 साइन 2 पाई टी बाई कैपिटल टी प्लस कॉस 2 पाई टी बाई कैपिटल टी। जिसमें ए जो है वो क्या दिया गया है, ए को कण का विस्थापन, कण का विस्थापन, वाई भी विस्थापन ही है, अधिकतम विस्थापन हो सकता है, और टी जो है वो क्या है, आवर्तकाल। क्या है, आवर्तकाल। अब हमको ये चेक करना है कि इनमें से कौन सा सूत्र सही है। तो एक एक सूत्र की जानकारी लेते हैं। देखिए पहला क्या दिया है। सबसे पहले y जो है वो क्या है, वो कण का विस्थापन है, तो सब इसकी डायमेंशंस लिखेंगे तो ये l हो जाएगा। a क्या है, वो भी विस्थापन है, तो ये भी l हो गया। और इसको t बाई टी लिखेंगे तो t को तो t लिखेंगे और बटे कितना लिखेंगे, t लिखेंगे, तो ये तो कैंसिल हो गया। तो बचा कितना, l इज इक्वल टू l। इसका मतलब ये सूत्र विमीय विधि से क्या है, सही है। अब दूसरा देखिए क्या कह रहा है। इसको देखिए, ये भी हो गया l बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं, l लिख सकते हैं। b को क्या लिखते हैं, ये तो b क्या है, वेग है, तो एल टी की पावर -1 होता है वेग का, और t का तो t ही होता है। इस t से देखिए यहाँ -1 है, यहाँ +1, तो कट जाएगा। तो l और l कितना हो जाएगा, l स्क्वायर। कितना हो जाएगा, l स्क्वायर। इसका मतलब ये सूत्र क्या है, गलत है। क्योंकि विमीय विधि क्या कहती है, विमीय विधि के द्वारा जो सूत्र को हम लोग सत्यता की जांच करते हैं सूत्र की, तो उसमें पहले जो पहला समीकरण है उसके एक पक्ष की विमा दूसरे पक्ष की विमा की क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो ये सूत्र तो गलत हो गया। इसको चेक कर लेते हैं। तो इसका क्या है, ये हो गया l, a का क्या है, ये हो गया l, और नीचे क्या है, t है। यहाँ देख लीजिए ये क्या है, इसका साइन तो कांस्टेंट है, t है, और ये क्या है, l है। तो देखिए l से l कैंसिल और t से t कैंसिल, तो बचा कितना, तो ये भी सूत्र हो गया गलत विमीय विधि से, क्योंकि l बराबर l किसी हाल में नहीं आएगा। इसको चेक कर लेते हैं। इसका y इज इक्वल टू, सबसे पहले इसका अंदर गुणा कर दीजिए, तो a रूट 2 साइन 2 पाई टी बाई टी प्लस a बाई रूट 2 कॉस 2 पाई टी कैपिटल टी। अब डायमेंशंस निकालिए, तो इसका हो गया l बराबर, एक बार इसका, तो इसका कितना आ जाएगा, इसका हो जाएगा l, इसका रूट 2 का तो कांस्टेंट है, और t बाई टी ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचा l प्लस, ये भी वही बचेगा, क्या बचेगा, l। तो क्या हो जाएगा, l बराबर l, क्योंकि l की विमा अगर दो राशियों को जोड़ा जा रहा हो तो उसकी विमाएं जो होती हैं वो अलग अलग एक दूसरे के बराबर होती है। तो ये विमीय विधि से ये सूत्र क्या है, सही है। तो इस प्रकार से एनसीईआरटी ने इस क्वेश्चन को पूछा था। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं अगला क्वेश्चन
आइए हमारा अगला क्वेश्चन है, इन प्रश्नों का आप अच्छे से अभ्यास करेंगे तभी लग पाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा कि भौतिकी का एक प्रसिद्ध सिद्धांत या संबंध है, किसी कण के चल द्रव्यमान जिसको मूविंग मास कहते हैं वो m1, विराम द्रव्यमान m0, इसकी देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भौतिकी का एक प्रसिद्ध संबंध किसी कण के चल द्रव्यमान m मूविंग मास जिसको कहते हैं, विराम द्रव्यमान m0 जिसको रेस्ट मास कहते हैं, इसकी चाल v और प्रकाश की चाल c के बीच है। यह संबंध सबसे पहले आइंस्टाइन के विशेष आपेक्षिकता के सिद्धांत के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुआ। कोई छात्र इस संबंध को लगभग सही याद कर रखता है लेकिन स्थिरांक c को लगाना भूल जाता है। वह लिखता है m बराबर m0 बटे 1 माइनस बी स्क्वायर की पावर 1/2। अनुमान लगाइए c कहां आएगा। तो जरा ध्यान दीजिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन लिखा है। जो आइंस्टीन की आपेक्षिकता का सिद्धांत है वो होता है mb बराबर m0 बटे अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर। तो ये पूछ रहे हैं कि जो c है वो कहां आएगा, तो याद तो आपको पहले ही ये कहां आएगा, ये आप आइंस्टीन की आपेक्षिकता से इसका सिद्धांत है। लेकिन आइए इसको लगाते कैसे हैं, ध्यान दीजिए। देखिए क्या क्या दिया है, m जो है वो क्या है, द्रव्यमान है, m0 क्या है, विराम द्रव्यमान है, विराम द्रव्यमान है। और क्या कह रहा है, v वेग है। तो v क्या है, v का जो वो होता तो lt पावर -1 होगा, और c भी क्या होगा, वो भी lt पावर माइनस, वो भी वेलोसिटी ही है। अब देखिए क्योंकि दाएं पक्ष में अंश में m0 है, दाएं पक्ष में देखिए जो इक्वेशन लिखा है क्या है, m बराबर m0 बटे 1 माइनस बी स्क्वायर की पावर 1/2, यही इक्वेशन लिखा गया है। तो देखिए दाएं पक्ष में अंश में m0 है तथा इसकी विमा बाएं पक्ष की विमा के बराबर है। भाई m0 किसके बराबर, m के बराबर है। अतः हर विमाहीन राशि जो हर आपका है ये कैसा होना चाहिए, विमाहीन राशि होना चाहिए। तो मैं लिख भी देता हूं, चूंकि दाएं पक्ष में अंश में m0 है जिसकी विमा बाएं पक्ष m यानी द्रव्यमान की विमा के बराबर है, की विमा के बराबर है। अब यहां ध्यान दीजिए, हर में देखें, हर में एक विमाहीन राशि है, विमाहीन राशि है क्योंकि अचर है, विमाहीन राशि है। बी स्क्वायर वाला पद क्या होना चाहिए, ये भी विमाहीन होना चाहिए क्योंकि इसमें से घट रहा है। तो बी स्क्वायर वाला पद भी विमाहीन होना चाहिए, भी विमाहीन होना चाहिए। विमाहीन होना चाहिए, यह तभी संभव होगा। अच्छा ये विमाहीन हो कब सकता है, जैसे मैं कहूं एक तो विमाहीन है हर में, तो ये बी स्क्वायर भी विमाहीन होना चाहिए, लेकिन ये कब कब हो सकता है, जब इसमें इस वाले पद में सी स्क्वायर का क्या कर दें, भाग कर दें। विमाहीन होना चाहिए, यह तभी संभव है, यह तभी संभव है जब बी स्क्वायर में सी स्क्वायर का भाग कर दें। तो भाग कर दोगे तो आएगा क्या, m बराबर m0 बटे अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर, तब ये सूत्र बन जाएगा।
तो सी का जो स्थान पूछा था वो कहाँ आ जाएगा, तो यहाँ थोड़ा सा ये जो है लिखना अति आवश्यक है समझाने के लिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये हमारे नोट्स के हिसाब से 12वां क्वेश्चन है, किताब में सारे क्वेश्चन दिए गए सीरियल से। देखिए हमारा अगला न्यूमेरिकल है, परमाणुक पैमाने पर लंबाई का सुविधाजनक मात्रक एंगस्ट्राम है और इसे एंगस्ट्राम को 10 की घात -10 मीटर द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। हाइड्रोजन के परमाणु का अमाप, अमाप का मतलब होता है इसकी रेडियस, लगभग 0.5 एंगस्ट्राम है। हाइड्रोजन परमाणुओं के 1 मोल का मीटर क्यूब में कुल आणविक द्रव्यमान कितना होगा। तो ध्यान दीजिए जो दिया गया है, देख लीजिए यहां पर हाइड्रोजन परमाणु की जो त्रिज्या है कितनी है, 0.5 एंगस्ट्राम। तो 1 एंगस्ट्राम चूंकि कितने के बराबर होता है, 10 की घात -10 मीटर के बराबर होता है। तो 0.5 एंगस्ट्राम कितने के बराबर हो गया, 0.5 × 10 की घात -10 मीटर। हाइड्रोजन के एक परमाणु का आयतन, ये फार्मूला होता है 4/3 πr³। तो हमने मान रख दिया, तो आप इसका 3 बार गुणा कर लेंगे, 10 की घात -10 तो 30 हो जाएगा, और एक जब आप दशमलव करेंगे तो -31 हो जाएगा मीटर क्यूब। हाइड्रोजन के 1 मोल परमाणुओं की संख्या मतलब ये इसी को कहते हैं आवागाद्रो नंबर, आवागाद्रो संख्या इतना होता है। तो 1 मोल का आयतन क्या हो जाएगा, एक परमाणु का आयतन गुणे परमाणुओं की संख्या। तो इसको मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो 23 है, तो हमारा इतना निकल के आया 3.15 × 10 की घात -7 मीटर क्यूब। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर एक क्वेश्चन और है उसको लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी आदर्श गैस का 1 मोल ग्राम अणुक मानक ताप व दाब पर 22.41 आयतन, ग्राम अणु का आयतन जो घेरता है, हाइड्रोजन के ग्राम अणुक आयतन तथा उसके 1 मोल के परमाणविक आयतन का अनुपात क्या है। मतलब 1 मोल के परमाणविक आयतन, परमाणुओं के द्वारा जो घेरा गया आयतन है, उसका अनुपात क्या होगा। हाइड्रोजन के अणु की आमाप मतलब इसकी त्रिज्या अभी आपने देखा है 1 एंगस्ट्राम मानिए, यह अनुपात इतना अधिक क्यों है। तो आइए इसको हम समझ लेते हैं। तो दिया क्या क्या गया है, आइए लिख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कितना है, देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर ये है 14। तो सॉल्यूशन देखिए 14 नंबर क्वेश्चन का, क्वेश्चन 14 का सॉल्यूशन क्या कह रहा है, गैस के 1 मोल का आयतन, गैस के 1 मोल का आयतन, गैस के 1 मोल का आयतन जो होता है वो बी मोल कितना दिया गया है, 22.4 लीटर। तो इसको मिली मीटर में बदलें तो क्या हो जाएगा, 22.4 × 10 की घात -3 मीटर क्यूब हो जाएगा। समझ गए। 1 लीटर में, सॉरी 1 मीटर में 1000, तो इसमें 1 लीटर को 1 लीटर में 1/1000 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, इसकी त्रिज्या कितनी दी गई है, r, वो दी गई है 0.5 एंगस्ट्राम। अब अभी आपने सूत्र निकाला है, हाइड्रोजन के 1 ग्राम अणु मोल का आयतन, अणु मोल का आयतन कितना हो गया था, एक परमाणु का आयतन, एक परमाणु का आयतन गुणे परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या। तो इसका कर लें तो कितना आ जाएगा, 4/3 πr³ एक परमाणु का आयतन गुणे परमाणुओं की संख्या मतलब आवागाद्रो नंबर 6.02 × 23 × 10 की घात 23। तो इस पर मान रख दीजिए 4.3 3.14 गुणे इसका क्या हो जाएगा 0.5 × 10 की घात -10 का क्यूब गुणे 6.023 × 10 की घात 23। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका V अणुक जो इसका निकल के आएगा वो आ जाएगा 3.15 × 10 की घात -7 मीटर क्यूब। अब आपसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है V मोल बटे V अणुक। पढ़िएगा क्वेश्चन यही पूछ रहा है,
तो इसका मान कितना हो जाएगा, उसको हमने निकाला है 22.4 गुणे 10 की घात -3, और इसका कितना हो जाएगा 3.15 गुणे 10 की घात -7। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग कितना आएगा 7.1 गुणे 10 की घात 4 अनुपात 1, क्योंकि इसमें 1 का अनुपात मान लीजिए है। तो इतना इसका बी मोल और बी अणु का अनुपात इतना क्यों आया, क्योंकि जो गैस के अणु होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। लिख सकते हैं, इसका रीजन भी पूछा था, यहां मैं लिख देता हूं इसका रीजन। क्योंकि क्योंकि गैस के अणु अति दूर दूर होते हैं या बहुत दूर दूर होते हैं, दूर दूर होते हैं, गैस के अणु बहुत दूर दूर होते हैं। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को भी हम कर सकते हैं।